Welcome all my dear online students. So in today's session हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच, एसर्शन रीजन, जो भी आपका बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग उसको कवर करेंगे. बिकॉज इन द फर्स्ट सेशन वी हैव कवर्ड द फर्स्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक. सेकंड सेशन में हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिए थे सिंगल करेक्ट वाले. अब आज के सेशन में हम लोग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आए हुए हैं, मैट्रिक्स, मल्टीपल, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के. तो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेई 1993, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको मास से कोई लेना देना नहीं. लाइक अगर मैं वाटर को 10 ग्राम को बॉइल करूं या 100 ग्राम को बॉइल करूं, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. टाइम जरूर है कि किसी को कम लगेगा, थोड़ा सा किसी को ज्यादा लगेगा. अगर एक ही सेम स्टोव पे आप दोनों को सेम गैस जो है आपके पास एक तरफ आपने 10 ग्राम पानी रखा, एक को 100, टाइम अलग अलग लग सकता है दोनों को, बट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज लाइक इकाई का ब्लॉक है, अब वो चाहे बड़ा ब्लॉक हो चाहे छोटा हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है आपका 0 डिग्री सेल्सियस. तो प्रॉपर्टीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम आर टर्म्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाइल द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सिस्टम आर टर्म्ड एज एक्सटेंसिव. और उनसे बोला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताओ. फर्स्ट इज एंथैल्पी. तो एंथैल्पी तो मास के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर हम लोग फॉर्मेशन करा रहे हैं किसी चीज का, 1 मोल का कराएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग हीट आएगी, 2 मोल का कराएंगे तो कुछ अलग हीट आएगी. तो एंथैल्पी तो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन इज रॉन्ग. टेम्परेचर आपका हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा. अगर कोई सिस्टम है आपका, उसका टेम्परेचर T है, तो चाहे वो आधा मास लेकर दो, उसका डबल मास कर दो, एक सॉल्यूशन ही मान लीजिए हमारे पास, उसका मास आपका T है. अगर मैंने सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मास भले चेंज हो गया दोनों का, बट टेम्परेचर सेम ही रहा, इसलिए टेम्परेचर हमारे लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई. मल्टीपल चॉइस है इसलिए हमें आगे भी देखना है. वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर मैं आपको 2 चौक ये पीस दिखाऊं अलग अलग, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की. जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं बेसिकली वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ही होंगे. लाइक अगर मैं इसको मान लो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों चॉक्स का तो ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है मुझे. ठीक है. अगर ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में यूज करवा दें तो वो आपको सेम ही मिलने वाला है. इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे बॉम्बे एंड दिल्ली. ठीक है. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यही वाला जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की इनिशियल थ्योरी पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शन, स्टेट फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनके ऊपर भी वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है हमसे. लाइक जैसे मैंने नाम लिया और अगला क्वेश्चन यू कैन सी, अगला क्वेश्चन आपको वापस आ गया, अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शंस इज आर. है ना, स्टेट फंक्शन में पूछ लिया. अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. है ना, ये क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे. इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस तरह से, किस पाथ को फॉलो करते हुए आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर आए हो. ठीक है. और दूसरी इनकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन हमेशा 0 होता है. अगर आपने एक साइकिल बना दिया, जैसे हम, अगर मैं थोड़ा सा लिंक करने के लिए बताऊं, वैसे तो ओरली क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पीवी वर्क में कोई कर्व बनाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं, अब इसका अगर मैं आपसे डेल यू पूछूं तो आप सभी को पता है कि आप इसका डेल यू 0 बोलोगे. डेल एच पूछूं वो भी 0 बोलोगे. है ना, डेल यू हो, डेल जी हो, डेल एच हो, डेल एस हो, सब 0, क्योंकि ऑल द 4, चाहे यू हो, चाहे जी हो, चाहे एच हो, चाहे एस हो, ऑल द 4 आर स्टेट फंक्शन. बट आप ना तो वर्क को 0 बोल सकते हो, ना ही आप Q को 0 बोल सकते हो. इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बात करूं, बिकॉज वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन. ये तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे. इस प्रोसेस में कुछ वर्क हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है वर्क, फिर इस प्रोसेस में कुछ वर्क हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो नेट मुझे वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है. अब उस लॉजिक को अप्लाई करते हुए अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी. ऑलरेडी हमने बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. सेकंड इज वर्क. अब वो वर्क कंफ्यूज करने के लिए उसने बाहर से इरिवर्सिबल रिवर्सिबल लिख दिया है. चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क हो, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क हो, ये पाथ के ऊपर तो डेफिनेटली डिपेंड करने वाला है ही आपका. क्योंकि दोनों केसेस में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम मिलने वाले नहीं, तो इस वजह से वर्क डेफिनेटली हमारे पाथ फंक्शन होने वाले. ठीक है. तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते. अब बच रहा है मोलर एंथैल्पी. तो सामने मैंने लिख दिया कि एंथैल्पी अपने आप में कौन सा फंक्शन है आपका, स्टेट फंक्शन. तो हमारा आंसर इसके लिए ए और डी होगा. जेई 2009 का क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, जेई 2010, वापस उसमें प्रॉपर्टी का ही पूछा है. अमंग द फॉलोइंग द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नाउ ही इज आस्किंग एक्सटेंसिव. अभी जो हमने 32 क्वेश्चन करा था उसमें इंटेंसिव बोला था. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास के ऊपर डिपेंड करेंगे. है ना. अब मोलर कंडक्टिविटी, चाहे कोई प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, जैसे वॉल्यूम अगर आप बोल रहे हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मोलर वॉल्यूम हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा. ठीक है. तो ये अपनी चीज दिमाग में रख लीजिए. मोलर लगाते जैसे एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट मोलर एंथैल्पी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया 1 मोल के लिए ही बताना है. तब वो मास के साथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती. भले मैंने इस चॉक का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, बट अगर मुझे इसकी मोलर एंथैल्पी बतानी तो मुझे 1 मोल की ही बतानी है. इसकी 1 मोल की मोलर एंथैल्पी हमेशा फिक्स हो गई, वो आप चेंज होने वाली नहीं. तो इस वजह से मोलर वर्ड किसी में भी लगाते हो, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव में बदल जाएगी. स्पेसिफिक वर्ड किसी में लगा दोगे वो भी इंटेंसिव में बदल जाएगी. लाइक हीट कैपेसिटी जैसे यहाँ पर आ चुका है, तो हीट कैपेसिटी तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डी हमारा आंसर होगा इसका. बट अगर यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी होता तो दैट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता दैट विल आल्सो बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो हमारा आंसर डी में मुझे समझाने के लिए दिखी गया, तो इसलिए पहले मैंने इसकी बात कर दी. अब रेजिस्टेंस की बात करें, तो अगर आपके पास 2 वायर्स हो, एक की लेंथ 1 मीटर और एक की लेंथ 2 मीटर हो, तो डेफिनेटली 2 मीटर वाली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो वो इंडायरेक्टली वायर के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बट यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी हो जाता
तो रेजिस्टिविटी कभी भी वायर की लेंथ या मास के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं। तो अगर पर्पस इज नॉट जस्ट टू गिव द आंसर, उसके आगे पीछे की कहानी भी सोच लीजिएगा कि पैरामीटर बदलता तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, नर्स इक्वेशन पढ़ते हैं, अगर वैसे तो फिजिक्स की भी टर्म है, तो ईएमएफ कभी भी सेल का आपका मास के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है। आपने मार्केट में डिफरेंट साइज के सेल्स देखे होंगे, बटन सेल छोटा सा होता है, बिल्कुल पतले वाले आजकल जो रिमोट में डल रहे सेल, थोड़े से उससे मोटे वाले सेल, दीवार घड़ी में और थोड़े मोटे वाले सेल, ऑलमोस्ट सबका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम लोग मास से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, वो मास के ऊपर डिपेंड करने वाला नहीं है। तो ये हमारे लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। और वापस मोलर वर्ड आ गया, तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, भी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपका, इंटेंसिव। तो राइट नाउ हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, रेजिस्टेंस एज वेल एज हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो पूरे तीनों क्वेश्चन आपके शुरू के फर्स्ट थ्री वर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिनमें आपका स्टेट फंक्शन और इन सब का यूज करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एक्स टू द फाइनल स्टेट जेड। द फाइनल स्टेट जेड कैन बी रीच्ड बाय either ऑफ द टू पाथ्स शोन इन द डायग्राम। पहला पाथ है कि आप एक्स से वाई गए, वाई से जेड आए, ठीक है। दूसरा पाथ आप डायरेक्टली एक्स से जेड आ गए। तो ये भी एक तरह से वही स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का रोल डेफिनेटली आगे उसने कराया होगा, देखिए आई गया। एक डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी एंड डब्ल्यू एस वर्क डन। वर्क एक पाथ फंक्शन है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, दोनों पाथ का डब्ल्यू डेफिनेटली अलग अलग होगा। ऑप्शंस तो भी आगे आ रहे हैं, बट अभी जो हमने समझाया पहले मैं उसी की बात करूँ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मीनिंग। बट एंट्रोपी चेंज दोनों पाथ्स के लिए क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज आर करेक्ट। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, डेल्टा एस एक्स टू जेड, एक्स से जेड का डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एस ऑफ वाई टू जेड, ठीक है। तो दिस इज एक्स से जेड का डेल्टा एस, वो बोल रहा है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्स टू वाई का प्लस वाई टू जेड का। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंट्रोपी अगर आप बोल रहे हो कि एक्स टू वाई की डेल्टा एस मान लो ए है, वाई से जेड का डेल्टा एस बी है, और एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, डायरेक्ट उससे तो बोल सकता हूँ उस तरीके से। बट अगर हम लोग इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का भी यूज करें तो इट विल बी दोनों का सम हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, वो आपका होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है डब्ल्यू एक्स टू जेड, ठीक है, वर्क उन्हीं चीज के लिए बोल रहा है, इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स टू वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू जेड। तो अब हमें पता है कि वर्क पे किस तरह का फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन, ठीक है, और वो कभी भी बराबर नहीं होगा। बट समझने के लिए बात करें हम लोग, पीवी वर्क है, इस वाले प्रोसेस का तो वर्क डन कितना हो गया आपका, जीरो, आइसोकोरिक हो गई। अब अगर इस वाले का वर्क डन निकालोगे तो बेसिकली वो ये पूरा एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ वर्क डन होता है, ठीक है। जबकि अगर आपने ये x है, ये y है और ये z है, अगर आपने x टू z का वर्क निकाला तो वो केवल ये ब्लू वाला शेडेड एरिया आएगा, ठीक है, मतलब इस ये वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला एरिया। तो आप देख सकते हो दोनों एरिया इक्वल नहीं आ रहे। डब्ल्यू एक्स टू जेड का जो वर्क है इट इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू एक्स टू वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू जेड। लॉजिकली ही बोल सकते हैं वर्क एक पाथ फंक्शन है, बट समझाने के लिए मैंने एरिया दिखा दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट होपफुली आपको पता होगा कि एरिया अंडर द कर्व डिनोट्स वर्क डन इन पीवी ग्राफ एंड प्रोजेक्शन शुड बी डेफिनेटली ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एक्स टू वाई टू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स टू वाई, मतलब डब्ल्यू मैंने डायग्राम मुझे बना लिया, पहले एक्स से वाई जाओ फिर y से z जाओ, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स टू वाई। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वाले पार्ट का वर्क डन जीरो है। तो अगर आप इस पार्ट से जा रहे हो एक्स वाई जेड तो उसका वर्क केवल इसी पार्ट की वजह से आएगा, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट का वर्क डन जीरो है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला ऑप्शन हो रहा है डेल्टा एस जो है, ठीक है ना, वो एक्स वाई जेड पार्ट का, ठीक है, एक्स टू वाई जाओ वाई से जेड जाओ, उसका डेल्टा एस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ एक्स टू वाई। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि एंट्रोपी चेंज तो दोनों पार्ट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स टू वाई की भी कुछ वैल्यू होगी और वाई से जेड की भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी में चेंज होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो उसने करेक्ट चॉइसेस बोली है, तो आई विल से हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए एंड सी होगा, है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का यूज हो रहा है, बट अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर से ये वापस देखिए ना, ग्राफिकल क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर। आपको दो प्रोसेसेस पीवी डायग्राम में, पहला वाला दोनों प्रोसेसेस को हमने सेम इनिशियल पॉइंट P1 V1 T1 से स्टार्ट करके एक बार आइसोथर्मल में P2 V2 T2 पर ले गए, एडियाबेटिक में P3 V3 T3 पर ले गए, ठीक है। Which of the following statement is करेक्ट। चलिए अब देखते हैं, पहला है T1 इक्वल टू T2, तो बिल्कुल सही है। आइसोथर्मल है तो T1 और T2 टेम्परेचर बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। दूसरा है T3 ग्रेटर देन T1, ये जो T3 है ये T1 से बड़ा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांशन कर रहे हो, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम लोग एक्सपांशन करा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर को आपका फॉल होना पड़ेगा। अब ये किस लॉजिक से बोल दिया हमने, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, Q शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो Q अगर जीरो है तो डेल U शुड बी इक्वल्स टू W हो गया, फ्रॉम किससे, फ्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फ्लॉट से आपका डेल U और W बराबर हो गया। अब अगर आप बोल रहे हो एक्सपांशन, तो एक्सपांशन का मतलब क्या है, केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम को काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, कुछ हीट चाहिए। आप बाहर से तो कोई हीट दे नहीं रहा, तो वो अपनी किसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी कोई एनर्जी नहीं ले रहा हूँ। एनर्जी मतलब मैं कुछ ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस एनर्जी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने इवनिंग में स्नैक्स किया होगा, जो भी मैंने खाया पिया होगा मॉर्निंग में, दिन में, उससे जो मेरे को मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, अब वो खत्म हो रही है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NCV
T2 माइनस T1, क्योंकि आइडियल गैस बोल दिया है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब फाइनल टेम्परेचर है ना, हम तो फाइनल बोलते हैं, चलो जब फाइनल टेम्परेचर लेस देन हो कौन सा टेम्परेचर से, इनिशियल टेम्परेचर। तो एडियाबेटिक का फाइनल टेम्परेचर जो हमें T3 शो करा गया है वो डेफिनेटली T1 से छोटा होना चाहिए था, उसने बोल दिया है T3 बड़ा है T1 से, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, अब सी ऑप्शन की बात करें, W ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए अब इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी मेरा ऑफलाइन में भी ये टॉपिक चल रहा है और स्टूडेंट बार बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। सी और डी को देखें, डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा यू ऑफ एडियाबेटिक, तो आप इसमें से किसी एक को भी आप सही मान सकते हो। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या मीनिंग है मेरा, आपने अभी बोल दिया मैंने कि आइसोथर्मल में टी इनिशियल और टी फाइनल सेम है, तो डेफिनेटली डेल्टा यू ऑफ आइसोथर्मल तो हो गया कितना आपका 0। ठीक है, और डेल्टा यू ऑफ एडियाबेटिक को अगर हम लोग बोलेंगे तो टी फाइनल अगर छोटा है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए ये 0 है, नेगेटिव है, मैं डी ऑप्शन को सही बोल रहा हूँ, तो डेल्टा यू आइसो आई विल से इट इज ग्रेटर देन डेल्टा यू ऑफ इससे एडिया। तो अगर मैं डी ऑप्शन को सही बोल रहा हूँ, मतलब मैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देख रहा हूँ कि 0 बड़ा होता है एक नेगेटिव वाली किसी भी क्वांटिटी से, तो अगर डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आंसर इसका यही दिया गया है, तो फिर सी ऑप्शन स्टूडेंट को सी में को डाउट होता है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। W आइसो इज ग्रेटर देन W एरिया, इफ दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि आपने पूरा मैग्नीट्यूड नहीं देखा, आपने वैल्यूज देखी कि 0 बड़ा है पॉजिटिव से। अब हमें पता है कि क्या पता है हमें कि एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, एडियाबेटिक, क्योंकि आइसोथर्मल का वर्क मतलब ये पूरा एरिया आएगा आपको, दिस इज द वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एडियाबेटिक में केवल ये वाला शेडेड वाला पोर्शन आएगा ब्लू वाला। ठीक है, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ये वाला वर्क और जुड़ा हुआ है आपको। ठीक है, बट अगर वही है कि हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, इसलिए क्लास में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क टर्म यूज करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एज कम्पेयर टू एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, और अगर कॉम्प्रेशन हो रहा होगा तो कॉम्प्रेशन के केस में आइसो का वर्क कम हो जाता है किससे, आपका एडियाबेटिक से। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से देखें, मान लो ये -50 होगा एरिया अंडर द कर्व, तो वो आपका -40 होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मैं डी को सही मानता हूँ तो फिर मुझे सी को इनकरेक्ट मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सी डी को सही इस लॉजिक में मानते हैं कि 0 बड़ा होता है किसी नेगेटिव क्वांटिटी से, हम लोग मैथमेटिकली सोचते हैं तो -50 डेफिनेटली आपका छोटा हो जाएगा किससे, -40 से, इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट दिया जाता है वो ए और डी दिया जाता है ना। बॉम्बे का रीजन बता दिया मैंने आपसे, कैलकाटा का रीजन बता दिया, तो ये भी एक तरह से आपका अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों रिवर्सिबल प्रोसेसेस को कंपेयर कराया है। और इसी साल जेई 2017 में फिर से क्वेश्चन आया है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पर, उसने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों को एक साथ कंपेयर करवा दिया है ना, वो अभी आगे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आई होप वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पिछले क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन था। बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। अब ये बेसिकली दिस शुड बी द क्वेश्चन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का भी हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ही पूछे। फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है डेल जी इज पॉजिटिव इनकरेक्ट। व्हाई? अगर आपने बेंजीन और नेफ्थलीन को मिलाया है और लिखा हुआ है फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आपने कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह उन्हें नहीं दी, जस्ट आपने उठा के दोनों को मिला दिया है, दोनों ने एक सॉल्यूशन बना दिया है, तो सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर ही होगी। तो इसलिए पहला गलत। डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने बेंजीन और नेफ्थलीन को मिलाया ना, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है, खुशी होती है, मैंने पहले भी बोला एंट्रोपी को खुशी से लिंक करा दो। एक मॉलिक्यूल बिल्कुल हैप्पीजार्ड वे में पागलो टाइप, अगर आपको बोल दे कि आपको हफ्ते भर पढ़ाई नहीं करनी, बस घूमना फिरना मस्ती करना है, तो आप इतने खुश होगे, वो रैंडमनेस है, क्योंकि आप कभी इधर कूदोगे, कभी उधर कूदोगे, कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे। और अगर मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको एक हफ्ते पहले पढ़ाई करनी, कहीं नहीं जाना, तो आपका रैंडम मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया। फर्स्ट केस में आप ज्यादा खुश थे, सेकंड केस में आप कम खुश हो, तो रैंडमनेस को हमेशा खुशी से लिंक करा करो। अब अगर बेंजीन के साथ नेफ्थलीन मिल गया तो डेफिनेटली उनकी खुशी बढ़ गई कि ठीक है, दो सेम टाइम के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इन जनरल बोला जाए तो बेंजीन में जब नेफ्थलीन को मिलाया आपने, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से डेफिनेटली सिस्टम में मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ गया। इसलिए सॉल्यूशंस के बनते वक्त सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल। और मेरे खुशी के कॉन्सेप्ट से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको कि बेंजीन नेफ्थलीन से मिला, आप अपने दोस्त से जब भी मिलोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खुशी होगी आपका ना। हाँ, दोस्त आपको पसंद होती है, ध्यान देना। तो बेंजीन को नेफ्थलीन पसंद है क्योंकि दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। सी पार्टी डेल्टा सराउंडिंग इज 0, तो दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना। ये आप किस वजह से करेक्ट हो रहा है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के बनते वक्त न तो सराउंडिंग से कुछ हीट दी जाती है, न सराउंडिंग को कुछ हीट दी जाती है। और डेल्टा एस का जनरल फार्मूला हमें पता ही है, इट इज Q/T, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो अगर आपको सराउंडिंग का चाहिए तो Q भी सराउंडिंग का चाहिए, और कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस के लिए Q इज नथिंग बट डेल्टा एच, और आइडियल सॉल्यूशंस का डेल्टा एच तो 0 होता ही है, क्योंकि ना तो इंटरेक्शंस बढ़ती है मिलाने पर, उनमें न कम होती है। तो जितनी इंटरेक्शंस पहले थी उतनी ही इंटरेक्शन बाद में, जितनी इंटरेक्शन मुझे ब्रेक करनी पड़ी उतनी ही नई इंटरेक्शन बनी, ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो उतने वक्त उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई। नेट डेल्टा इज 0, डेल्टा इज 0, तो डेल्टा सराउंडिंग भी 0। तो इसलिए इस ऑप्शन के करेक्ट ऑप्शन होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 37 के हमारे बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली, BCD विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 38 जो हमारा ईयर मेंशन नहीं 2015 का है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ जेई 2015। अब इसमें क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर एक्सपांड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट कांस्टेंट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। ये जीरो एक्सटर्नल प्रेशर रखा हुआ है, उस पर आपने उसे एक्सपांड होने दिया। इनडायरेक्टली इट इज द केस ऑफ कौन-सा, फ्री एक्सपेंशन, जो इस साल 2017 में भी क्वेश्चन आया है, उसमें फ्री एक्सपेंशन को यूज कराया। ठीक है, नाउ ही इज सेइंग द फाइनल इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर P2, V2 एंड T2।
ये हो गया कुछ भी, क्योंकि अगर गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, आइडियल गैस है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब वो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी वो हमें नहीं पता, उसने बोल दिया P2, E2 और T2 है रेस्पेक्टिवली। नाउ ही इज आस्किंग फॉर दिस एक्सपेंशन, दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी मैं आज सुबह ही डिस्कस करके आया हूँ अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का। सबसे पहले तो स्टूडेंट बोलता है सर एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, अभी उसने कुछ भी नाम नहीं दिया है प्रोसेस का, तो हम ये माने ही ना कि एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल, क्योंकि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर आप आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन बोलोगे, दोनों में सब कुछ जीरो होता है। सबसे पहली बात ध्यान देना कि फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है वो प्रोसेस जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर होती है, और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है जो जीरो, अब वो जीरो है कि वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज, सॉरी क्या, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन बोलते हो तो सबसे पहले आप बोलोगे डेल यू जीरो, है ना। क्यों बोलोगे डेल यू जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल में T1 इक्वल्स टू T2 है, और अभी मैंने बोला था आइडियल गैस का डेल्टा यूज होता है हमेशा, दुनिया की वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर ले वो NCV T2 माइनस T1 ही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा डेल यू जीरो, ठीक है। अब W हमेशा किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, माइनस PdV से, एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है तो W भी जीरो, और फ्लॉट से हम लोग बोलेंगे Q जीरो। व्हाट इज फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में भी सब जीरो होते हैं, बस इतना है कि उनका बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, उनका बोलने का तरीका अलग है। तो अगर एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है तब हम लोग बोलेंगे पहले Q जीरो क्योंकि एडियाबेटिक है, फिर हम लोग बोलेंगे वर्क जीरो क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, और फिर फ्लॉट से बोलेंगे डेल यू जीरो, मतलब इसमें भी T1 इक्वल्स टू T2 ही बना रहेगा। तो दोनों फ्री एक्सपेंशन में हर पैरामीटर जीरो होते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है, प्रोसेस कौन सी हो रही है, हाँ उसे मैंने रखा जरूर है थर्मली इंसुलेटेड वेसल में, इसलिए मैं पहला पॉइंट बोलूंगा कि Q तो पक्का जीरो होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर Q जीरो हो गया है, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर है तो W जीरो होगा। अब आप जो भी प्रोसेस मानोगे उससे T1 इक्वल टू T2 आना ही है, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। कई बच्चा इस प्रोसेस को एडियाबेटिक मानकर डी टिक कर देता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का उन्हें फॉर्मूला रखा होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू K। तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला केवल और केवल, है ना, फिजिक्स वाले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, बट हमारे लिए केमिस्ट्री में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो जान है पूरे चैप्टर की थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में, और ये फॉर्मूला केवल और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर लगाता है। इसीलिए मैंने आपसे अभी स्टेटमेंट दिया था कि फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज एंड ये रिवर्सिबल प्रोसेस, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होगी फ्री एक्सपेंशन। तो डी वाले को स्टूडेंट लगा देता है ठीक, वो बिल्कुल गलत है। सी वाले को स्टूडेंट लगाता है, वो बोलता है प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, ये भी एक गड़बड़ करता है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रोसेस के बारे में तो वो पूछ ही नहीं रहा, आपसे तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। अब सी वाले को लगता है सर P1 V1 इक्वल टू P2 तो आइसोथर्मल में आता है, तो ये उसके बिना भी आ सकता है बेटा। अगर आइडियल गैस का फिक्स अमाउंट लिया है आपने, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है क्या, PV इक्वल्स टू nRT, N और R तो कांस्टेंट हो चुके हैं, क्लोज कंटेनर भरे हुए आइडियल गैस, तो गैस कहीं लीक तो हो नहीं रही, तो PV इक्वल टू nRT में N और R अगर कांस्टेंट हो गए तो आई कैन से कि PV बाय T का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, मतलब P1 V1 बाय T1 शुड बी इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। आपने ऑप्शन बॉम्बे में बोला है कि T1 और T2 बराबर है, अगर T1 और T2 बराबर है तो फिर T1 V1 को P2 V2 के बराबर होना ही पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन बॉम्बे भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका A सही है, B सही है, C सही है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो D भी टिक करके आ जाएगा, D बिल्कुल ही इनकरेक्ट ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस मान लेगा। मान लीजिए भले आप प्रोसेस को एडियाबेटिक मान लीजिए, तब भी आंसर आपका A B C ही रहेगा, क्योंकि PV की पावर गामा इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, न कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का, फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड टू H2O गैस, फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर ही होता है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द करेक्ट चॉइसेस, ठीक है। अब आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो सिस्टम आपका वाटर है जो गैस में बदल रहा है, तो डेफिनेटली सिस्टम वाटर है, तो सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है ना। अब डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है तो इसमें तो एक ही करेक्ट हो सकता है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस में क्यों डाला गया आई डोंट नो। डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा सराउंडिंग को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस चेंज अगर आप वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप फेस चेंज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर करा रहे हो लिक्विड टू गैस का, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, और रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एच यूनिवर्स हमेशा जीरो होगा। तो डेल्टा एच यूनिवर्स जीरो तभी हो सकता है जब सिस्टम की एंट्रोपी जितनी बढ़े सराउंडिंग की एंट्रोपी उतनी ही कम हो। तो ये मल्टीपल चॉइस तो नहीं है इसका। अच्छा, जेई वाले ने 2016 में दिया है ये क्वेश्चन, अब याद आया मुझे, या इसमें मेंशन नहीं था इसलिए स्लिप हो गया, और दिया मल्टीपल चॉइस में था कि स्टूडेंट जबरदस्ती अपनी कलाकारी करे, हमारा दिल है कि मानता नहीं, ठीक है ना। क्या बोल मीनिंग है दिल की मानता नहीं का मतलब, मैं क्लास में बच्चों को कुछ चीजें बोलता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हमारा दिल मानता नहीं कि यार मल्टीपल चॉइस में तो मिनिमम 2 आंसर तो होना ही चाहिए, कुछ भी कर ले हम लोग। तो यहाँ पर उसने दिया मल्टीपल चॉइस में था जिसका ऑप्शन केवल एक ही करेक्ट होगा था, बॉम्बे वाला, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज आपका नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग इस प्रोसेस को लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट चाहिए वो सराउंडिंग से ले रहा हो, तो हीट अगर आप किसी सिस्टम को दे रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, तो उसकी खुद की तो एंट्रोपी बढ़ी, बट सराउंडिंग ने अगर हीट रिलीज करी है तो उसकी खुद की रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए ओनली ऑप्शन करेक्ट विल बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, इसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज ऑफ जेई 2017। तो यू कैन सी 15 में भी क्वेश्चन आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर साल वो कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर पूछता है। इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो आइडियल गैस है, ग्राफ तो उसने नहीं दिया था बट हमें ग्राफिकली ही समझना पड़ेगा। वो इनिशियली मान लीजिए यहाँ पर
P1 V1 और डेफिनेटली अगर आपने उसका प्रेशर वॉल्यूम फिक्स करा तो टेम्परेचर भी फिक्स हो गया एंड इट वांट्स टू गो टू P2 V2 एंड T2। तो वो इनिशियली इस पॉइंट पर है और वो जाना चाहती है इस पॉइंट पर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस। वो देखते हैं आगे। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए को सही ढंग से पढ़े क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ऑफ 2017। वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस एज कंपेयर्ड टू देन व्हेन एक्सपांडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन दिस क्वेश्चन W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। तो ये क्वेश्चन अभी ध्यान होगा, अभी हमने इसे एक्सप्लेन करा था, इसमें हमने न्यूमेरिकली बोला था, ठीक है ना। इस वजह से इस ऑप्शन को हमें गलत बोलना पड़ा था ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन न रहे। एंड ये टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, जहां पर आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। यहाँ पर हमने सी को इनकरेक्ट बोला था। वही क्वेश्चन जब यहाँ आ रहा है तो आप देखिए लैंग्वेज, उसने वर्क डन बाय द गैस बोल दिया। अब वर्क डन बाय द गैस मतलब नेगेटिव साइन का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो W इक्वल्स टू -50, मान लीजिए फ्लॉट से W अगर आपको -50 आ रहा है तो ये विल से कि वर्क डन बाय द गैस इज 50, फिर -30 गया क्योंकि आपने बाय द गैस बोल दिया, माइनस साइन अपने आप ही चले गया। तो अब वो कह रहा है कि एक बार अगर हम लोग इसे आइसोथर्मल कराएं, ठीक है ना। अब देखिए कहानी क्या होगी कि आपको जाना तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ही है। अगर आपका आइसोथर्मल का कर्व इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये कर्व है मेरा किसका, आइसो का, तो फिर एडियाबेटिक का कर्व ये नहीं हो सकता है ना। एडियाबेटिक का कर्व डेफिनेटली क्या होगा, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा नीचे आपका, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में बात भी करी थी, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा T2 हमेशा बड़ा होगा किससे, आपका T3 से। अभी गेटिंग आइडिया, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर आपका आइसोथर्मल का ज्यादा होने वाला है और आइसोथर्मल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT ज्यादा होने वाला है। तो अगर आइसोथर्मल यहाँ रुक रही है तो एडियाबेटिक जो कर्व होगा वो डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा नीचे से जाएगा। एडियाबेटिक का जो कर्व होगा, फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम है, इस पॉइंट का भी वॉल्यूम V2 है आपका, इस पॉइंट का भी वॉल्यूम V2 है, बट एडियाबेटिक के लिए वर्क केवल ये वाला काउंट होगा वर्क डन बाय द गैस में। आइसोथर्मल में ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो अगर कॉमन एरिया की बात करें तो एडियाबेटिक का वर्क डन ऑलरेडी आइसोथर्मल में तो कवर्ड ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन और आ रहा है और इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा कि वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज हायर बाय द गैस। या तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क वर्ड यूज करो या फिर आप वर्ड यूज करो कि वर्क डन बाय द गैस इन केस ऑफ एक्सपांशन इज ग्रेटर इन आइसो एज कंपेयर टू एरिया। तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन का आपका लॉजिकल रीजन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन बी पे चले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फर्स्ट केस 0 इफ इट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली विथ T1 इक्वल टू T2। तो बॉम्बे ऑप्शन का पहला वाला पार्ट तो करेक्ट हो गया, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इसी सेशन में कम से कम ये तीसरी या चौथी बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आइडियल गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा किस फॉर्म से निकाला जाता है, 10 CV T2 माइनस T1 से, ठीक है। तो अगर उसने बोल दिया है T1 और T2 बराबर है तो डेल्टा U डेफिनेटली 0 हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया था, ठीक है। सेकंड इसी का ऐसा नहीं कि फर्स्ट से टिक कर दे, ऑप्शन बी पूरा करेक्ट होगा जब फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो। पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस विद T1 ना, अब यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया कि नॉट इक्वल टू था ऑप्शन में, विद T1 नॉट इक्वल टू T2। अब T1 और T2 से मीनिंग है क्या, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। उसने ये नहीं बताया है कि कौन बड़ा कौन छोटा, वो आपको खुद सोचना है। आइसोथर्मल में तो डेफिनेटली आइसोथर्मल में तो पक्का है कि T1 और T2 बराबर होने ही है, बट एडियाबेटिक में भी हमें पता है कि एडियाबेटिक में अभी मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर वर्क डन बाय द गैस हो रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम की कम होगी, तो एडियाबेटिक में T1 और T2 बराबर तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। बट कौन बड़ा कौन छोटा होगा, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस मतलब सिस्टम काम करता है, सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी अपनी इंटरनल एनर्जी से ले रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। और इस वजह से सेकंड पार्ट का आंसर अगर T2 छोटा है T1 से तो वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट मीन ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो चुका है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं देख रहे हैं ना, घूम फिर के कंपैरिजन ही चल रहा है आइसो एरिया का, इसलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रेसफुली इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंपैरिजन ही है आइसो एरिया का, और वो भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबके साथ, क्योंकि अगले ही पोर्शन में अगले ऑप्शन में उसने रिवर्सिबल भी यूज कराया सी वाले ऑप्शन में। तो आई होप बॉम्बे भी क्लियर हुआ आपको, है ना। अब देखो एक्सपांशन इज कैरिड आउट फ्रीली, फ्री एक्सपांशन हो गया जो अभी हम इस क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इफ एक्सपांशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा इसी क्वेश्चन में, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं कि अगर इसमें प्रोसेस मेंशन नहीं थी, आप इसे आइसोथर्मल भी लेते तब भी आपका, ठीक है, Q भी 0 आता, W भी 0 आता, डेल्टा U भी 0 आता, ठीक है। अगर आप उसे एडियाबेटिक लेते तब भी आपका Q भी 0, W भी 0, डेल्टा U भी 0। तो चाहे प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन हो चाहे प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपांशन हो, इसके सी ऑप्शन यही कह रहा है, इफ द एक्सपांशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। हमें तो तीनों पैरामीटर 0 दिख रहे हैं, तो अब उसे आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन बोले कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन बोले, कुछ नहीं बोला है तो दोनों बोल सकते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है आपको, ठीक है। अब ऑप्शन डी, वर्क डन ऑन द गैस, अब देख लीजिए वर्ड यूज करिए ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम T2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। हमने बोला ही था आपसे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारी केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया हमारा कि अगर हम लोग PV कर्व बनाए, खड़े तो हम इस पॉइंट पर है ना, मैं इसी कर्व में शो कर सकता था, बट फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, अलग से दिखाऊंगा तो थोड़ा क्लियर होगा।
है ना, वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। ये बोला ही जाता है बेटा ना, इस रिवर्सिबल प्रोसेसेस को इसलिए बोला जाता है कि उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम सबसे ज्यादा होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम सबसे कम होता है। ये जनरल रूल है जो थ्योरेटिकल पॉइंट में आपको पता ही होगा, मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन करा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम का जनरल मीनिंग क्या है? आउटपुट। वर्क डन ऑन द सिस्टम का जनरल मीनिंग क्या है? इनपुट। तो आपका सिलेक्शन तभी होगा बेटा जब आपके ऊपर इनपुट, मतलब टीचर कम काम करे और आप ज्यादा काम करें। आप जो काम करोगे वो है आउटपुट, हम जो काम करेंगे वो इनपुट है। मैं क्लास में ऑफलाइन में ही बोलता हूँ कि मैं अगर 10 सवाल समझा रहा हूँ आपको, तो आपको घर जाके कम से कम 25-30 सवाल करने, वो है आउटपुट, क्योंकि उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इनपुट हमेशा गैस के ऊपर जो हमें काम करना पड़ता है वो सबसे कम होता है, और गैस से जो हमें काम मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। इनपुट सबसे कम है, आउटपुट सबसे ज्यादा है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इसीलिए फिजिक्स वाले किसी भी प्रोसेस में वो रिवर्सिबल का नाम मिल लेते हैं। फिजिक्स वाले जो भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मान के ही करवाते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम समझा देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम है। रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, रियल लाइफ में होने वाली हर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बट हाँ वो होना जरूर रिवर्सिबल वे में चाहती है, क्योंकि अगर वो रिवर्सिबल वे में होगी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब उसने इरिवर्सिबल को कराया तो आप खड़े हो इस पॉइंट पर P2 V2, ठीक है, और आपको जाना है इस पॉइंट पर P1 V1। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर होती है। इस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है P1, मतलब आपने पहले एक झटके में अपना प्रेशर P2 से P1 करा, आप इस पॉइंट पर आ गए। ध्यान देना, जो आप ये कर्व बनाते हो ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के होते हैं। पीवी ग्राफ जो भी आप फिजिक्स में ड्रॉ करते हो या केमिस्ट्री में भी वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के होते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में आप केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही ड्रॉ कर सकते हो। बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि P1 से P2 आते वक्त आपने हर प्रेशर की वैल्यू ली है, इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है, जबकि रिवर्सिबल स्टेप हमेशा फाइनाइट स्टेप में होती है। तो आप पहले इस प्रेशर P1 पर आ गए, उसके बाद आपका सिस्टम कॉम्प्रेस होना चालू हुआ है। कहाँ से कहाँ की तरफ? हमने एक झटके में क्या करा था, ये पिस्टन था, मतलब इसके ऊपर चौक रखी हुई थी, हमने एक झटके में शॉक को हटाया, हटाते ही प्रेशर P2 की जगह P1 हो गया। मान लो जगह रखा हुआ था तो प्रेशर P2 है, अपने हटा दिया तो P1 हो गया। अब पिस्टन के ऊपर लोड कम हुआ तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठेगा, और वो किस प्रेशर पर ऊपर उठ रहा है, एक्सपेंशन किस प्रेशर पर कर रहा है, P1। तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व है, और यही इस दो पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम वर्क है। इससे ज्यादा वर्क आपको कभी मिल नहीं सकता है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि मैंने अलग डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि ये वर्क तो ऑलरेडी आप देख लो, अगर मैं इस तरह से अब इसमें शो करूँ तो इसमें ये वर्क तो शामिल है आपका, है ना, मैं इसी में शो कर दूँ, इसमें ये वर्क जो हमने शो करा है नीचे वाला ये तो शामिल है ही है, बट साथ में कौन सा एक्स्ट्रा वर्क आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में अभी मैंने स्टेटमेंट दिया भी आपसे, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम सबसे कम होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट है। वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ 2017, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कराए थे, और ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये पार्ट आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें अपने कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करें, क्योंकि आपको फिर से कोई क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का मिल सकता है। चलिए, दैट इज द एंड ऑफ अवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 40 तक का कलेक्शन था। अब हमारे पास दो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसमें तो पहले हमें जानकारी होगी, थ्योरी पता होगी, और उसको फिर अप्लाई करना है। देखिए तो क्या कह रहे हैं हम लोग, है ना, ये तो हमें पता ही है भैया, है ना। स्टेटमेंट 1 ये चीजें तो हमें पता है, जेईई का फिक्स पैटर्न है। ऑप्शन ए तब सही माना जाएगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बट स्टिल मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि पेपर देते हुए ढंग से पढ़ लिया करें, कभी वो चेंज कर सकता है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू, और स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, डी में फर्स्ट फॉल्स हो, सेकंड ट्रू। पहला देखिए, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज 0। तो इसे देखिए वही हो गया आपका, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है ना, आइडियल गैस बोल दिया है, आइसोथर्मल बोला है, सबसे पहले डब्ल्यू को 0 बोलोगे, फिर डब्ल्यू को 0 बोलोगे, क्योंकि वैक्यूम का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0, और फ्लॉट से फिर क्यू को 0 बोलोगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज 0, ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट है, बट सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग पिक करेंगे बॉम्बे। क्यों नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम उसने हीट की बात करी बेटा, तो हीट का लॉजिक था, पहले ये बोल रहा कि डेल्टा यू 0 फिर डब्ल्यू 0। आपने कहीं पर भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज 0 का यूज यहाँ पर नहीं करा है, इस वजह से वर्क डन 0 था, आइसोथर्मल की डेल्टा यू 0 इसलिए क्यू 0, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी है। और ये 2 तो आपको पता ही करेक्ट है। आइडियल गैस रियल गैस में फर्क ही होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, जेईई 2008, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये था आपका जेईई 2000 का। ये 2008 वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। इसमें क्या बोला गया, देयर इज अ नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क, है ना। नेचुरल सिमेट्री अगर बोलता तो मीनिंग क्या होता, आप पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे और पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे, इंटर कन्वर्जन, बट उसने नेचुरल एसिमेट्री बोला है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम वर्क कर रहे हैं बेटा, तो हम वर्क को सिस्टम के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं उसे तो पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को कभी भी आप पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। हीट जो है वो रैंडम फॉर्म ऑफ, मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है वो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आप इसे तो पूरी तरह से इसमें बदल सकते हो, बट हीट जो रैंडम फॉर्म है उसे पूरी तरह से आप अपना सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि हीट तो कुछ ना कुछ आपका सराउंडिंग को लॉस्ट हो जाती है। और ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी होता है, और उसी को उसने सेकंड प्रोसेस में यूज भी करा है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। तो अगर आप
कार्नोट इंजन को याद रखो, कार्नोट साइकिल को ध्यान रखो। तो कार्नोट ने यही चीज समझाने की कोशिश करी थी। हीट इंजन इसे केल्विन प्लांट स्टेटमेंट बोला जाता है सेकंड लॉ का, कि ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि आपने हाई टेम्परेचर सोर्स से कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, उसे पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क में, विदाउट रिलीजिंग सम पार्ट ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग। तो सेकंड ऑप्शन में वो वही बोल रहा है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क, है ना। मैं आपको लिंक भी करा दूं, पूरा डेरिवेशन तो नहीं कर सकता कि कार्नोट साइकिल की या हीट इंजन की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, तो ये आपका 𝜂1 तभी हो सकता है जब या तो T2 0 हो जाए या T1 इंफिनिटी हो जाए, और दोनों में से कोई भी सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। T2 0 केल्विन, ये टेम्परेचर केल्विन में बेटा, तो 0 केल्विन का आज तक लेबोरेटरी में ऑब्टेन करा ही नहीं जा सका, और वेरी हाई का मतलब इंफिनिटी, और ईटा का अगला जनरल फॉर्मूला होता है W माइनस ऑफ W टोटल, है ना। वापस देखो वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसके मैंने माइनस भी बोला है, मॉड भी लगा दिया, अपॉन Q का मतलब जो हीट का हो रही है आपकी एब्जॉर्ब हो रही। तो अगर 𝜂1 नहीं हो सकता है तो W और हीट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, बट हाँ वर्क को हम हीट में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है ये नेचुरल एसिमेट्री कि वर्क पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट होगी, बट हीट कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ से आता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट, और 2 ही आपका 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इस वजह से इसका आंसर दिया जाएगा A वाला। ठीक है, अब एक कॉम्प्रिहेंशन आया है हमारा 43-44, सिंपल सा था, JEE 2013 में। देखिए क्या बोल रहा है ये कॉम्प्रिहेंशन, तो ये कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है हमसे, अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम स्टेट K to L to M to N and back to K, है ना। डायग्राम में एक बार बना लेता हूँ क्योंकि फिर बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उसने स्टेट शो कर दिया K, L, M और N। नाउ ही इज सेइंग द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस अमंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इतना सिंपल क्वेश्चन था, 8 नंबर का, 4 नंबर का आइसोकोरिक। एक तो L2M आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो एक आपका L2M है आइसोकोरिक, ये वाली वॉल्यूम कांस्टेंट, एक आपका N2K है। बस उसको सिलेक्ट कर लो, कहाँ पे L2M ऑप्शन बी में है और N2K वो भी ऑप्शन बी में है। तो हमारा 43 का आंसर हो गया बॉम्बे। ठीक है, 44 द सक्सीडिंग ऑपरेशंस दैट इनेबल्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आर। ठीक है ना, क्या क्या हो रहा है चारों। अब देखिए पहले में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो PV = nRT से टेम्परेचर को बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड मास ऑफ गैस बोला है। तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। T बढ़ने वाला हीटिंग, मतलब मेरा आंसर A या C में से होगा। L2M में प्रेशर कांस्टेंट है बट सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर को भी कम होना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब सिस्टम ठंडा हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तो आपका ऑप्शन A हो गया कूलिंग वाला। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर बट ठीक है घर में कर रहे हैं तो कर ले। L2M में आप देख लीजिए क्या हो रहा है ना, पहला हीटिंग दूसरा कूलिंग, है ना। अच्छा अभी A करेक्ट नहीं है, अभी तो दोनों में हीटिंग कूलिंग है, अभी C को भी चेक करना पड़ेगा। L2M में आपका फिर से प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर आपका कम होगा, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग, तो हीटिंग पहली प्रोसेस में, फिर कूलिंग, फिर कूलिंग। अब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि A में हीटिंग दे दिया वो गलत हो गया, और लास्ट में हीटिंग हो रही थी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस वाले पार्ट में प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये भी क्वेश्चन खूब सिंपल है, बट अभी भी स्टूडेंट पूछ लेता है इसको, पहला वाला पार्ट को कर लेता, 43 वाले को 44 को पूछता है, बट ये उस साल का काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास 2 मैच का कॉलम है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सेशन आल्सो। ये थर्मोडायनेमिक्स के हमारे, है ना। मैंने चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री ओवरऑल दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने थर्मोडायनेमिक्स पूरा अलग रखा है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 46 क्वेश्चन ही है केवल इसमें, बट अराउंड 40 क्वेश्चन उसमें भी थे। तो लास्ट 25 साल में अगर वो 85 क्वेश्चन पूछ रहा है तो एवरेज लगभग 3 क्वेश्चन का आपका दोनों टॉपिक मिला के हो रहा है, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब पहला है करना है, पहला देखिए एक CO2 सॉलिड से CO2 गैस, सॉलिड गैस में जा रहा है तो फेज ट्रांजिशन तो बोला जाएगा आपका, तो इट इज P इज करेक्ट। फेज चेंज का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। एलोट्रोपिक चेंज, एलोट्रोपिक चेंज को जब एक ही सब्सटेंस अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए एलोट्रोपिक चेंज विल नॉट बी द करेक्ट। डेल्टा H इज पॉजिटिव, सॉलिड को गैस में बदलना है तो हीट देनी पड़ेगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ फेज चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस पर्टिकुलर केस का जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही एंथैल्पी चेंज बोला जाता है। तो डेल्टा H का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। R डेल एस इज पॉजिटिव, है ना। अब इसमें कौन सा डेल एस या कुछ नहीं बोला है बेटा, तो हम केवल इन ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे, ना कि सराउंडिंग को, ठीक है ना। तो डेल एस डेफिनेटली सॉलिड गैस में जा रहा है तो खुशी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड तो खुशी से मैंने समझा सॉलिड एक कोने में पड़ी हुई शॉप। अब ये अगर गैस में बदल गया तो उसको पूरा जहां मिल जाएगा, जहां चाहे वहां चले जाएगा घूमने फिरने, तो उसकी खुशी बढ़ेगी, इसलिए आपका एस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ए के लिए। अब बी में कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन हो रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब इसमें न फेज ट्रांजिशन है, ये न एलोट्रोपिक चेंज है, डेफिनेटली हीट एब्जॉर्ब होगी। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की हमेशा किस कंडीशन पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये रूल फिक्स है बेटा, याद रखना है आपको। फेज चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस वजह से आपका R तो नहीं होना है, डेल्टा H पॉजिटिव, क्योंकि जो भी हीट, अब इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी होगी, क्यों आपको CaCO3 को इसी चौक को तोड़ना हो, तोड़ने के लिए तो कुछ तो हीट देनी पड़ेगी। अब मेरी साइज इतनी भारी है, मैं बिल्कुल हल्क की तरह अगर आप मुझे मानो तो अलग बात है, बट तब भी कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी साइज के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट देनी पड़ेगी, इसलिए R तो नहीं होना है। और फिर से आप सॉलिड से गैस में बदल रहे हो तो आपका एंट्रोपी चेंज भी हो गई होगा पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें 2H से H2, है ना, मतलब सी वाले ऑप्शन में H रेडिकल और H रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन रहा है और वो HH बॉन्ड बन रहा है, दोनों गैस है और H2 गैस। ठीक है, तो अब इसमें फेज ट्रांजिशन नो, एलोट्रोपिक चेंज नो,
डेल्टा एच पॉजिटिव, नो, बॉन्ड बन रहा, बॉन्ड बनने में तो एनर्जी रिलीज होती है, तो आर इज ऑल्सो रॉन्ग। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, डेल्टा एच भी पॉजिटिव नहीं है, तो ठीक है। अब बचा के आपका डेल्टा एस इज नेगेटिव, वो सही है। आप दो गैस मॉलिक्यूल से एक गैस मॉलिक्यूल में जा रहे हो, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो टी वाला करेक्ट जाएगा, केवल और केवल। इसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है ना, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है और फेस चेंज और एलोट्रॉपिक चेंज तो नहीं हो रहा है। अब आते हैं ऑप्शन डी में, फॉस्फोरस व्हाइट सॉलिड से फॉस्फोरस रेड सॉलिड, है ना, एलोट्रॉपिक चेंज तो है ही है, ठीक है। अब ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल है, ये रेड सॉलिड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म हमेशा व्हाइट सॉलिड को लिया जाता है, जो नेचर में अबंडेंट होता है, जैसे कार्बन में मैं बोल चुका हूँ, ग्रेफाइट और डायमंड में हमेशा ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल माना जाता है, ठीक है, डायमंड को नहीं। तो अगर मोर स्टेबल फॉर्म लेस स्टेबल फॉर्म में जा रहा है तो हीट क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब होगा इसका, तो डेल्टा एच हमारा है ना, पी इस पर्टिकुलर ऑप्शन में एक तो पी भी करेक्ट होगा आपका। वाई पी इज करेक्ट, पी क्यों करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि फेस का मतलब बेटा ना, यही वाले ने जो आंसर दिया, ये एलोट्रॉपिक चेंज नजर आ ही रहा है आपका, ये साथ ही साथ फेस ट्रांजिशन भी है। फेस ट्रांजिशन ये इस वजह से हो रहा है, फेस ट्रांजिशन किस वजह से हो रहा है आपका, ठीक है। फेस ट्रांजिशन इस वजह से, क्योंकि फेस का मतलब क्या होता है, एक गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फेस चेंज भी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है। तो ये प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हो रही है, इस वजह से इसे फेस ट्रांजिशन को बुलाओगे। एंट्रोपी की बात करेंगे, व्हाइट सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा होगी रेड सॉलिड की, तो व्हाइट फॉस्फोरस आपको पता होगा कि कुछ उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जबकि रेड फॉस्फोरस जो बनता है वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म में बनता है, जिसमें बीच वाला बॉन्ड तो रहता ही रहता है, ये साइड वाला ना, ये वाला बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड टूट के ये अगली यूनिट से जोड़ना चालू कर देता है, तो इट विल बी एसोसिएटेड विद अर्ली यूनिट। तो अब अगर इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में जा रहे हो, तो खूब सारे मॉलिक्यूल पहले जो अकेले थे उनको खुशी ज्यादा थी घूमने के लिए, बट अब अगर वो जुड़ते चले जा रहे हैं तो उनकी रैंडमनेस क्या होती है कम, तो इस वजह से हम लोग इसका क्या बोलेंगे कि इसका डेल्टा एस भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, है ना। तो हम लोग इसको ऑप्शंस को ई, क्यू और टी के टर्म्स में बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर पीक्यूटी हो रहा है आपका, और डेल एच को पॉजिटिव इसी सेंस में नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है आपके बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी आपका रिलीज होगी, और इस चक्कर में आपका डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर आंसर करेक्ट विल बी पीक्यूटी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सेशन का, अब इसमें एक साथ देना चाहिए था, नहीं तो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस 2016, यार इसमें मेंशन नहीं होगा, बट इट इज 2016 का क्वेश्चन है आपका, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पूरे नॉलेज को चेक कर लेगा ये क्वेश्चन। 4 प्रोसेसेस हैं और 5 ऑप्शन है। मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस गिवन अंडर कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशन गिवन अंडर कॉलम 2। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 270 केल्विन और 180, H2O सॉलिड और कन्वर्ट हो रहा है ना, H2O लिक्विड फ्रीजिंग हो रहा है H2O सॉलिड। ये फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है, और अगर सॉलिड और लिक्विड का है तो फेस चेंज आपका कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे ही हो गया फिक्स, ठीक है। पहला पार्ट है क्यू जीरो, हो ही नहीं रखा है, क्यों नहीं जीरो होगा पी आपका, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में जब बदलेगा तो डेफिनेटली कुछ हीट रिलीज होगी, तो पी ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा पार्ट डब्ल्यू जीरो, प्रैक्टिकली जब भी सॉलिड और लिक्विड आते हैं हम लोग वर्कडन को हमेशा क्या मान के चलते हैं, जीरो, बट वाटर के केस में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वाटर के केस में हमें पहले से पता है कि सॉलिड वाला वाटर दैट इज आइस, आइस का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है H2O लिक्विड मतलब वाटर से, इसी वजह से इसकी डेंसिटी आइस की आपकी कम होती है डेंसिटी ऑफ इससे वाटर से, इसलिए आपने देखा होगा हमेशा आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, तो डेंसिटी क्योंकि है। अब बॉन्डिंग से मैं समझाऊं तो हमें पता है कि आइस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओपन केज स्ट्रक्चर होती है, एक एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होकर एक ओपन केज बना देता है, इस वजह से उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो गया। तो अगर आप लिक्विड का वॉल्यूम बोल रहे हो कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब आप इस साइड से उस साइड जा रहे हो तो एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्कडन शुड बी नेगेटिव, तो ना तो अभी मेरा इसका आंसर पी हुआ, ना ही इसका आंसर मेरा क्यू हुआ, है ना। अब डेल्टा एच सिस्टम इज नेगेटिव, डेफिनेटली आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हो, तो आर तो इसका आंसर हो गया, आपकी सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है। वाटर में मॉलिक्यूल ज्यादा आसानी से डोलते तो खूब मस्ती से घूमते फिरते, सॉलिड में तो वो कॉम्पैक्ट एक जगह पे बैठ गया, फिर से खुशी को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आर इज करेक्ट। वैल्यू इज जीरो ना, यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यू को हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में गंदा फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी घुसा रहता है, और वो टेम्परेचर कांस्टेंट देकर वैल्यू को जीरो बोल देता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा वाला फॉर्मूला वैल्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस। वो रियल गैस हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया, फेस चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और यही वाला यहाँ पर आपको बार बार परेशान करेगा, तो आपका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर भले कांस्टेंट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्या दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होने वाली है, नहीं, लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बिकॉज सॉलिड इज मोर स्टेबल, और इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, इसलिए डेल्टा यू जीरो होने वाला नहीं है। उस फॉर्मूले का जो मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमाग में वो निकाल दीजिएगा, और कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर फेस चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा जी जीरो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, तो आप इसका आंसर जो टिक करोगे वो आरओटी, मैंने आपसे अभी बोला कि ये पूरा आपका थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज चेक कर लेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बॉम्बे ऑप्शन में जाए, क्या कह रहा है बॉम्बे ऑप्शन, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन, ठीक है ना। फिर से कौन सा एक्सपेंशन हो गया, फ्री एक्सपेंशन, इसी सेशन में आप देख सकते हो लगभग 5वां या 6वां क्वेश्चन फ्री एक्सपेंशन का आ रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन होते ही, ठीक है, आइडियल गैस है, आइसोलेटेड कंडीशन है, पहले क्यू जीरो बोलोगे, फिर डेल्टा यू जीरो बोलोगे एनसीवी डेल्टा टी से,
फिर वर्क डन 0 बोलेगा, मतलब पहले Q बोलो, फिर W 0 बोलो, फिर डेल्टा U। तो अब इसका आंसर P भी होगा, Q 0, इसका आंसर Q भी होगा, W 0। डेल्टा S सिस्टम नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि आप एक्सपांड करा लो। एक्सपांड कराने का मतलब गैस को ज़्यादा स्पेस देगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी, ज़्यादा खुशी मिलेगी तो रैंडमनेस उसकी ज़्यादा बढ़ेगी। R नहीं तो P सही है, Q सही है, ठीक है। अब डेल्टा U 0 ये भी सही है। S डेल G इक्वल टू 0 नहीं, एक्सपांशन गैस का हमेशा किस तरह की प्रोसेस होगा, प्री एक्सपेंशन ऑलवेज मैंने क्या बोला था, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल G नेगेटिव होना चाहिए, इस वजह से P आपका इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए सी वाले ऑप्शन में वापस, अच्छा आप तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, सी तो ये लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। कोई कंटेनर है, आइसोलेटेड है, मतलब सराउंडिंग से तो कुछ इसमें काम, सराउंडिंग में तो कुछ करना धरना है नहीं इसे, इस तरह से आप दोनों को मिक्स कर दो। आपने बस पार्टीशन को क्या कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। एक तरफ O2 गैस है, एक तरफ N2, दोनों का मिला दो, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। अब देखें सबसे पहले Q 0 आइसोलेटेड है तो Q को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उसने बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो डेल्टा U भी 0 हो गया आपका, क्योंकि आइडियल गैस के लिए NC डेल्टा T यूज होगा ही होगा, और उस बेसिस पर W भी 0, तो हमारा P भी आंसर हो गया, हमारा Q भी आंसर हो गया, ठीक है। P बोल रहा है Q 0, Q बोल रहा है W 0, तो P एंड Q बोथ आर करेक्ट। डेल्टा इस सिस्टम नेगेटिव, इसको भी ज्यादा खुशी मिली, इसको भी ज्यादा खुशी मिली, दोनों का वॉल्यूम बढ़ गया, और खुशी बढ़ी तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। R ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। S होगा, फिर से सामने लिखा हुआ है तो S भी करेक्ट है। डेल्टा G इक्वल्स टू 0, तो क्या ये प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर होती है, नहीं, है ना। मिक्सिंग ऑफ गैस कौन सी प्रोसेस बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, उनका डेल्टा G नेगेटिव होता है, तो आपका ऑप्शन इस पर्टिकुलर केस के लिए भी PQ ऐसी रहेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट अवर डी वाला पार्ट, रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ H2 गैस एट 1 atm 300 केल्विन। H2 गैस को हीट कर रहे हैं हम लोग 300 केल्विन से लेकर 600 केल्विन तक, फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 केल्विन 1 atm, ठीक है। पहले हीट करा और फिर वापस उसे कूल भी कर दिया, और दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तब बोल रहा है इसके क्या क्या ऑप्शन सही होंगे, तब इसके क्या क्या ऑप्शन सही होंगे। पहला Q 0 बिल्कुल सही है, क्यों, जितनी आपने गर्म करने में हीट दी उसे ठंडा करने में वापस उतनी हीट आपने क्या कर दी, इसकी निकाल ली, तो इसलिए आपका Q तो पक्का क्या हो चुका है, इसका 0 हो गया। दूसरा वर्क डन 0, वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। 300 से 600 दोनों केसेस में आपने ना, अब बस की ऑप्शन को चेक करना है, दोनों केसेस में आपका वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो रही है प्रोसेस आपका, ठीक है ना। रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ H2 गैस एट 1 atm, तो पहले केस का वर्क डन आपका NR डेल्टा T, दूसरे केस का वर्क डन आपका NR डेल्टा T, बस पहले केस का डेल्टा T प्लस का 300 होगा, दूसरे केस का डेल्टा T माइनस का होगा, इसलिए वर्क भी 0 होना है, Q सही। तीसरा पार्ट आपका, ठीक है, क्या है तीसरा पार्ट, डेल्टा S सिस्टम नेगेटिव। अब डेल्टा S सिस्टम नेगेटिव वाली कहानी गलत हो गई, इसमें नेट डेल्टा S सिस्टम का कितना हो जाएगा 0। तो जितनी गर्म होने पर आइडियल गैसेस के लिए एंट्रोपी चेंज किस फॉर्म में से निकाला जाता है, NCV ln ऑफ T2 by T1 प्लस, या CV की जगह CP कर दें, NR ln ऑफ T1 by T2। प्रेशर कांस्टेंट दिया टर्म तो कट गया, बस यही है। CP फिक्स है, N फिक्स है, एक बार T2 से T1, 600 ऊपर 300 नीचे, अगली बार 300 ऊपर 600 नीचे, दोनों का सम करोगे 0। R ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डेल U 0 बिल्कुल सही है, S होगा। क्यों होगा डेल U 0, डेल U के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आइडियल गैस ही है, NCV डेल्टा T, पहली बार का पॉजिटिव, वापस दूसरी बार का नेगेटिव। डेल U को तो डायरेक्ट इस लॉजिक से भी बोल सकते हो कि प्रोसेस किस तरीके साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस का डेल U भी 0, डेल H भी 0, तो इसमें हमारा आंसर P भी होगा, Q भी होगा, S भी होगा, T भी होगा। तो मैट्रिक्स मैच अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपकी इतनी चीज चेक कर लेता है, ठीक है। हाँ, हमें समझाने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, बट वो एक्सप्लेन करने के लिए हर ऑप्शन का, अदरवाइज अगर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टिक करने के लिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होने का हार्डली 2 से 3 मिनट का ही था। तो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर दिस सेशन। इट कंप्लीट्स आवर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आल्सो। थर्मोडायनामिक्स को हमने 3 सेशन में, फर्स्ट सेशन में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, सेकंड सेशन में वी हैव डन द सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव, और लास्ट सेशन में जितने भी मैट्रिक्स हो गए, मैट्रिक्स मैच हो गए, मल्टीपल करेक्ट हो गए, एसेशन रीजन हो गए, पैरा हो गए, उन सबको कवर करा है। वी विल मीट इन अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू सेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। टिल देन गुड बाय।